एक ऐसा शहर जिसके लिए 24,000 किसानों ने अपनी जमीन त्याग दी थी। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक, लुलु ग्रुप, यहाँ तक कि चाइनीज इन्वेस्टर्स ने भी दिल खोल के पैसे दिए। सिंगापुर और लंदन की कंपनीज ने इस शहर को डिजाइन किया जिसमें हर उन फैसिलिटीज को शामिल किया गया था जो बड़े बड़े देशों में देखी जाती है। लेकिन 2024 में कंप्लीट होने वाला ये प्रोजेक्ट आज एक खंडहर बन चुका है। इन्वेस्टर्स ने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य में कभी भी इन्वेस्ट ना करने की कसम खा ली है और उस जमीन के दाम जो कभी 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ तक हुआ करते थे वो 60% तक नीचे आ चुका है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की, जिसे एक ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप किया जाना था। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक इंसान के घमंड के कारण ये सपनों का शहर आज एक खंडहर में बदल चुका है। इसके बर्बादी के पीछे असली इंसान कौन है और चंद्रबाबू नायडू कैसे 10 साल के इस प्रोजेक्ट को अब 2.5 साल में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, वाटर, कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस के कारण काफी लंबे संघर्ष के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकलकर एक नए राज्य का रूप लेता है, जहां दोनों राज्यों के लोग जश्न में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शहर बनाने की प्लानिंग चल रहा था जैसा आज तक भारत के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया था। इसे एक ग्लोबल सिटी के रूप में बनाया जाना था जिसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स होते। साथ ही इसे कल्चर एंड एजुकेशन हब के रूप में भी डेवलप किया जाना था जिसमें कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए शहर की जरूरत पड़े ही क्यों। दोस्तों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद हैदराबाद अब तेलंगाना के अंदर आ गया था, जो कि पार्टीशन से पहले यहाँ का कैपिटल होता था। ऐसे में ये फैसला होता है कि अगले 10 सालों तक हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल है। हालांकि साथ में ये भी तय होता है कि 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी किसी नए शहर में शिफ्ट करनी होगी। ऐसे में इस पार्टीशन के बाद तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी दोनों अपने अपने तरीके से कैपिटल बनाने का सपना देखने लगे। नायडू चाहते थे कि राजधानी के रूप में कृष्णा नदी के किनारे एक शानदार ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जाए, इसलिए उन्होंने इसके लिए गुंटूर जिले के उपजाऊ खेतों को चुना। दरअसल ग्रीनफील्ड सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जिसे बिल्कुल नए तरह से बनाया गया हो, यानी कि इसे किसी पुराने शहर या उसकी मरम्मत करके नहीं बनाया जाता। साथ ही ग्रीनफील्ड सिटीज को बनाते वक्त इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल रहे। लेकिन नायडू की चुनी इस जगह से जगनमोहन रेड्डी खुश नहीं थे। उन्होंने इस शहर को बनाने के लिए डोमाकोंडा को सिलेक्ट किया था, जो गुंटूर से 70 से 80 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड था, जहां की जमीन रेतीली और बंजर थी और उन्हें लगता था कि इस बंजर इलाके को डेवलप करना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है और इसलिए वो गुंटूर जिले में राजधानी बनाने का विरोध करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जहाँ हरियाली और पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर उसे बर्बाद करके कंक्रीट का जंगल बना दिया गया तो ये नेचर के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। अब इन दोनों जगहों पर विचार करने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जगनमोहन रेड्डी का फैसला शायद सही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि चंद्रबाबू नायडू ने उपजाऊ जमीन पर शहर बसाने की सोची ही क्यों। असल में दोस्तों, इसके कई सारे फायदे हैं। नदी किनारे शहर बसने से वाटर बेस और उसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती, जो शहर को बाकी जगहों से जोड़ने और व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार होता। साथ ही उस शहर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती और टूरिस्ट के लिए हैदराबाद की तरह ये एक खूबसूरत अट्रैक्शन होता। इसके अलावा नायडू ने महसूस किया था कि हैदराबाद उन लोगों के लिए बहुत ही दूर पड़ता है जो राज्य के दूसरे किनारे पर रह रहे हैं और इस वजह से ये लोग राजधानी से बिल्कुल कट जाते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि नई राजधानी को ऐसी जगह पर बनाया जाए जो स्टेट के सेंटर में हो और वहाँ कोई भी आसानी से पहुँच सके। ये जगह इसलिए भी खास थी क्योंकि यहाँ से गुंटूर शहर 32 किलोमीटर और विजयवाड़ा 39 किलोमीटर दूर था और 2 डेवलप्ड शहरों के करीब होना राजधानी का डेवलपमेंट और भी ज्यादा तेज कर देता। इस तरह से दोनों लीडर्स अपनी अपनी प्लानिंग पर चल रहे थे, लेकिन किसका सपना सच होगा इसे लेकर अब भी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन था। उसी बीच चुनाव होता है और चंद्रबाबू नायडू ने इस जीत को हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साथ ही वो गुंटूर जिले में राजधानी बनाने की प्लानिंग करने लगे, जहां इस नई राजधानी को नाम दिया जाता है अमरावती। अब शहर की रूपरेखा तो तैयार हो गई, लेकिन सबसे मुश्किल था लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लोगों को मनाने और उनसे जमीन खरीदने में कम से कम 4 से 5 साल निकल जाते। लेकिन दोस्तों, ये काम इतनी आसानी से हो गया जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था,
क्योंकि नायडू ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों के सामने प्रपोजल रखा कि जो भी अपनी 1 एकड़ फर्टाइल लैंड को देगा उसे इस शहर में 1250 स्क्वायर फीट का रेसिडेंस और 450 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों की जमीन बंजर है उन्हें 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंस और 250 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो थी शहर बसने के बाद की डील, पर जितने समय तक यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता उस दौरान उन लोगों का क्या होता जो खाने पीने के लिए भी पूरी तरह अपनी इसी जमीन पर डिपेंडेंट थे। इसको सोचते हुए नायडू ने ये ऑफर किया कि जिन लोगों की जमीन फर्टाइल है उन्हें अगले 10 सालों तक, यानी कि जितना समय राजधानी को बनाने में लगने वाला था, तब तक 50,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। वहीं सूखी जमीन वालों को 30,000 रुपए सालाना दिया जाता। अब इतने अच्छे ऑफर को भला कौन ही ठुकराता। इसलिए लोगों ने खुद अपनी जमीन डोनेट करनी शुरू कर दी, जो 28,000 एकड़ के बराबर थी। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये चंडीगढ़ से भी ज्यादा बड़ा एरिया था। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी का सिर्फ एक पहलू है। हाँ, ये सच है कि सरकार के इस ऑफर से जमीन के मालिक बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग विदेशों में जाकर बस चुके थे, जो काफी अमीर हुआ करते थे। इसलिए ये उनके भरण पोषण का जरिया नहीं हुआ करता था। लेकिन शहर बनाने के लिए इस फैसले से एक वर्ग को आघात पहुंचा और उन्होंने इसका खूब ज्यादा विरोध भी किया। असल में ये कुछ ऐसे गरीब किसान थे जो इन खेतों में मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते थे। इसलिए उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये इतना जोर नहीं पकड़ सका कि अमरावती की नींव ना पड़ने दे। खैर, लैंड एक्विजिशन का किस्सा तो खत्म हुआ। अब बारी थी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो नायडू का सपना था कि अमरावती हैदराबाद से ज्यादा खूबसूरत शहर बने, बल्कि वो इसे एक एडवांस सिटी भी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंदन और सिंगापुर की कंपनी को हायर किया और इन सब ने मिलकर अमरावती के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया। इस डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरे शहर को सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी और इसमें वाटर टैक्सी का भी कॉन्सेप्ट रखा गया था। यहाँ तक कि इस शहर में रोड्स भी 5 अलग अलग तरह के होते, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग रोड, पैदल चलने वालों के लिए अलग और बाइक्स के लिए अलग रोड होता। इस राजधानी को 217 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में तैयार किया जाता, जिसमें हर व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखा गया था। कोर कैपिटल एरिया में सरकारी दफ्तर, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक स्पेस होते एंड इसे इस तरह से बनाया जाना था कि राजधानी के सभी रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस हब सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली कनेक्ट हो सके। इस शहर में टोटल 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने थे, जिनमें से कोई स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट था तो कोई मीडिया को डेडिकेटेड था, वहीं कोई हेल्थ डिस्ट्रिक्ट था तो कोई फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉलेज डिस्ट्रिक्ट। कमाल की बात यह है कि इस शहर में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी बनने वाली थी, जो कि भारत में पहली बार देखा जाता। अमरावती को ऐसा डिजाइन किया गया था कि इसका 51% एरिया में हरियाली रहे और 10% एरिया में रिजर्वायर। अब दोस्तों, इतना भव्य शहर बनाने के लिए बजट भी उतना ही बड़ा होता। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उस वक्त इसमें 33,000 करोड़ रुपए का खर्च आना था, जो अगले 7 से 8 साल में बनकर कंप्लीट हो पाता। लेकिन प्रॉब्लम तो ये था कि इतने कम समय में इतना बड़ा अमाउंट आखिर आता कहां से। इसके लिए नायडू ने उस हर दरवाजे को खटखटाया जहां उन्हें फंडिंग मिलने की आसार दिखी। यहाँ तक कि उन्होंने चाइनीज इन्वेस्टर्स से भी रिक्वेस्ट की और सिंगापुर की कंपनीज ने भी इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने भी अमरावती प्रोजेक्ट में $300 मिलियन इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड और लुलु ग्रुप भी अमरावती प्रोजेक्ट से जुड़ चुके थे। साथ ही PSUs और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट की। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए। इस तरह से 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में नई राजधानी की बुनियाद भी रख दी और बहुत ही बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। नायडू इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने जल्दी में थे कि परमानेंट बिल्डिंग की नींव डालने के साथ साथ उन्होंने कई टेम्पोररी बिल्डिंग्स भी बनवा डाली थी। साथ ही टेम्पोररी असेंबली, टेम्पोररी हाई कोर्ट और इस तरह के कई ऐसे संस्थानों को डेवलप किया गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि जब परमानेंट बिल्डिंग बननी ही थी तो फिर इन टेम्पोररी बिल्डिंग्स का क्या ही मतलब। असल में दोस्तों, नायडू जल्द से जल्द सरकारी दफ्तरों को हैदराबाद से अमरावती ही शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए ये काम टेम्पोररी बिल्डिंग्स बनाकर किया जा रहा था। इस दौरान यहाँ के जमीन के रेट भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। 2014 में जो प्राइस 15 से 20 लाख रुपए पर एकड़ हुआ करता था, वो बढ़ के 2.5 करोड़ रुपए हो चुका था। अब दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और बहुत ही तेजी से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और सड़कें बननी शुरू हो चुकी थी। और नायडू ने तो अमरावती यात्रा कराना भी शुरू कर दिया था, जिसमें कई देशों के लोग इस ग्रीन सिटी को बनते हुए देखने आते थे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके कंप्लीट होने का इंतजार सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया कर रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और सपनों का ये शहर खंडहर में बदल जाता है। लहलहाती फसलों वाली जमीन ने बंजर का रूप ले लिया और यहाँ सिर्फ सुनसान ऊंची बिल्डिंग्स, अधूरे पड़े स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी बिखरी हुई पाइपलाइंस और जगह जगह नायडू के सपनों का मलबा बाकी रह गया।
आखिर किसकी नजर लग गई इस शहर को? जवाब है जगन मोहन रेड्डी, क्योंकि 2019 के चुनाव में नायडू को हराकर जगन मोहन रेड्डी ने बड़ी जीत हासिल की, जो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। अपना पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अमरावती के रिवर फ्रंट पर मौजूद उस घर को तोड़ दिया जिसमें नायडू रहा करते थे, और इसके साथ ही अमरावती प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दिया। साथ ही जिन विदेशी बैंकों से नायडू ने लोन मांगा था उसे जगन मोहन रेड्डी ने कैंसिल कर दिया। इससे सिर्फ नायडू का ही सपना नहीं टूटा, बल्कि उन हजारों लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई जिन्होंने अपनी जमीन को डोनेट करी थी, और वो इन्वेस्टर्स भी लॉस में आ गए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। इसलिए सिंगापुर की कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया, और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी अपनी फंडिंग वापस ले ली। इसके अलावा लुलु ग्रुप ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बाकी के इन्वेस्टर्स भी सरकार से काफी नाराज हुए। इसका असर ये हुआ कि अमरावती के रियल एस्टेट प्राइस ऑलमोस्ट 50% तक ड्रॉप हो गए। इधर किसानों और जमीन के मालिकों को जो सालाना 50 और 30 हजार रुपए दिए जा रहे थे, रेड्डी ने उसे भी आकर कैंसिल कर दिया, जिसके बाद लोग अब सड़कों पर उतर आए और भारी प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इस सब से जगन मोहन रेड्डी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने नायडू की लेगेसी को खत्म करने का इरादा बना लिया था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। क्योंकि अगर अमरावती प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो नायडू की पॉपुलैरिटी पूरे राज्य में बढ़ जाती, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी हार के जैसा था। इन विवादों के बीच जगन मोहन रेड्डी ने अपना सरकारी कामकाज विशाखापट्टनम से संभालना शुरू किया, जो एक साइन था कि वो कभी भी अमरावती को बसने नहीं देंगे। खैर, दिन गुजरते रहे और नई राजधानी को लेकर मांग भी बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए 2020 में इस सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव पेश किया, जिसे 3 कैपिटल बिल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, अभी तक हमने 2 राजधानी तो सुना था, पर ये 3 का कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया। इस पर जगन मोहन रेड्डी का जवाब था कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में 3 राजधानी होना बहुत ही आम बात है। उनके प्लान के अकॉर्डिंग विशाखापट्टनम एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगा, जहां से सरकार के ज्यादातर काम संभाले जाएंगे। वहीं अमरावती दूसरी राजधानी होगी, जहां विधानसभा और विधान परिषद का काम होगा, और तीसरी राजधानी होगी कुर्नूल, जिसे न्यायिक राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन गौर करें तो पता चलता है कि इन तीनों जगहों को अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया जाए तो शुरुआत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती वो थी लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि विशाखापट्टनम सी कोस्ट पर मौजूद है और अमरावती राज्य के बिल्कुल बीच में। कुर्नूल अमरावती से 742 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 686 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है। और जब प्रशासनिक काम को 3 जगहों पर बांटा जाता तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बार बार एक राजधानी से दूसरी राजधानी जाना पड़ता। इसमें बहुत सारा समय तो बर्बाद होता ही, साथ ही खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ जाता। डिपार्टमेंट्स और सरकारी कार्यालयों के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में भी कमी हो सकती थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट गवर्नेंस पर पड़ता। इसके अलावा 3 नई राजधानी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक बड़ी समस्या बन सकती थी, क्योंकि इसके लिए इन 2 शहरों में भी सरकार को लैंड एक्वायर करना पड़ता। बिल्डिंग्स, रोड्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और इन जैसी कई तरह की फैसिलिटीज बनानी पड़ती। अब आंध्र प्रदेश पहले से ही 9.7 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसे में ये आइडिया उसके फाइनेंस को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता था। यही वजह है कि इस प्रस्ताव के पेश होते ही इस पर विवाद शुरू हो गए। साथ ही अमरावती के इन्वेस्टर्स और किसानों ने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। विरोधियों ने इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें इन 3 कैपिटल वाले प्लान को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अमरावती को राजधानी बनाने का फैसला और उसके लिए किए गए कमिटमेंट्स को सरकार ने तोड़ा है। इन्वेस्टर्स ने अमरावती प्रोजेक्ट्स पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। साथ ही अगर ये शहर नहीं बसाया गया तो उन हजारों किसानों का क्या होगा जो सरकार पर भरोसा करके अपना जमीन दान कर दिए हैं। सारे मामले को समझने और विचारने के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 राजधानी वाले प्लान पर रोक लगा दी और कहा कि अमरावती को एक राजधानी के रूप में डेवलप करने को लेकर पहले ही फैसला हो चुका है। इस फैसले के बाद लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी को पसंद नहीं आया। इसलिए नवंबर 2022 में इन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। हालांकि दोस्तों, अभी भी ये मामला कोर्ट में ही है और इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान कर दिया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। ऐसे में लोग भी अब धीरे धीरे अमरावती को लेकर उम्मीद खोते चले गए, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ इसकी सुनसान सड़कें और ऊंची ऊंची वीरान बिल्डिंग्स एक खूबसूरत शहर की जगह भूतिया खंडहर का रूप लेती जा रही थी। तभी इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि फिर से इन्वेस्टर्स और किसानों की आंखों में चमक आ गई। दरअसल 2024 में फिर से इलेक्शन हुआ और 4 जून को चंद्रबाबू नायडू ने जीत हासिल कर ली।
इसके बाद से इस नए शहर को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। रही बात फंड की, तो नायडू वापस से अपने इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में अमरावती का ये सपना पूरा हो सकेगा? क्योंकि लोगों के बीच अब भी डर बना हुआ है कि अगर फिर से सरकार बदलती है तो एक बार फिर अमरावती का वही हाल होगा जो पिछले 5 सालों में देखने को मिला। इस प्रॉब्लम को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस बार वो 5 या 10 साल नहीं बल्कि 2.5 साल में अमरावती प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर इस प्लान पर दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया होता तो इस साल यानी 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता और राज्य को उसकी राजधानी मिल चुकी होती। खैर, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इतनी नफरत क्यों है, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू 10 साल के प्रोजेक्ट को क्या 2.5 साल में कंप्लीट कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।